देखिए, पत्नी का क्या है, झूठे केस लगा दीजिए। पुलिस का क्या है, झूठी एफआईआर दर्ज कर लीजिए। और कोर्ट का क्या है, गलत सलत लगाई हुई चार्जशीट के ऊपर किसी भी तरह का झूठा केस पति और उसके घर वालों के खिलाफ दर्ज कर लिया जाता है। तो क्या ये जस्टिफाई माना जाना चाहिए? जी नहीं। तो इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं है? क्योंकि आप मैकेनिकल फॉर्म ऑफ जस्टिस को प्रैक्टिस करते हैं। आपको जो भी कह दिया जाता है ना, और जो आपने सुन लिया उसको मान लेते हैं। आप कभी भी ये देखने और पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं कि असल में कानून कहता क्या है। कानून तो ये सब नहीं कहता है कि किसी इंसान के खिलाफ सिर्फ एक स्टेटमेंट बेस्ड केस चलाया जा सकता है, वो भी क्रिमिनल केस जस्टिफिकेशन मांगता है एविडेंस का। यानी कि अगर पत्नी ने कहा कि मुझे मारा गया है, तो उसकी मार पिटाई के निशान कहाँ है शरीर के ऊपर, उसका मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है। अब ऐसे मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं होनी चाहिए जिसमें एक खरोच दिखाई और कह दिया कि साहब देखो मारा था, क्योंकि 498 के केस को क्रूरल्टी का केस माना जाता है और उसके अंदर पत्नी के मरणासन होने जितनी स्थिति तक पहुंचने की जिम्मेदारी पति पर डाली जाती है। सिर्फ 2-4 लपड़ थप्पड़ को 490 के केस में नहीं जाना जाता। वो डीडी का केस हो सकता है, जनरल मारपिटाई का केस हो सकता है। तो आज का ये वीडियो इसी तरह का सॉल्यूशन दे रहा है। पर क्या आपने कानून को इस नजरिए से देखा है, पढ़ा है? क्यों नहीं पढ़ते? एजुकेटेड होने की कोशिश कीजिए सर। अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे तो यही सब चलता रहेगा और इसी तरह से अन्याय झेलते रहेंगे। हम इसीलिए कोर्सेज चलाते हैं कि आप जैसे लोग जो अनअवेयर हैं, जिनका बस सिर्फ पैसों के लिए फायदा उठाया जा रहा है, हर जगह पर हर आदमी उठा रहा है, उन लोगों को बाकायदा एजुकेटेड किया जाए हमारे कोर्सेज के थ्रू, और वो लोग डिटेल में जान सके कि कानून की असली परिभाषा क्या है। जो आप अभी तक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो शायद वैसा नहीं है और है ही नहीं। आपको समझना होगा कि आप में और हमारे कोर्स होल्डर्स में फर्क क्या है। हमारे कोर्स होल्डर्स बहुत कॉन्फिडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, अपना केस खुद भी लड़ लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जब से उन्होंने कोर्सेज ज्वाइन किए, अब उन्हें डर नहीं लगता। वो मजबूती से अपने केसेस के अंदर रिजल्ट्स के लिए ओरिएंटेड है और काफी हद तक काफी लोग अपना रिजल्ट भी निकाल चुके हैं। हमारे यहाँ पर काफी लोग अपनी खुद तैयारी करके अपना केस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं। आप में जज्बा है, आप इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं सोचते हैं कि कम पैसे और कम समय के अंदर आप जल्दी जल्दी अपने केसेस से बाहर हैं। और ऐसा ही प्रोविजन है हमारे कोर्सेज के अंदर। नॉलेज डिलीवर होती नहीं है और इंसान खुद सजग हो जाता है और अपना केस आसानी से निकाल सकता है। नॉलेज नहीं होने का ही फायदा उठाया जा रहा है, कैसा भी केस आपके ऊपर लगाया जा सकता है और आपको झेलना पड़ता है। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और उसके बाद हमसे आपका कोर्स ज्वाइन करने के लिए बाकायदा बात कीजिए और ज्वाइन करिए। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ। दोस्तों देखिए, 2 रामबाण उपाय बता रहा हूँ, सॉलिड हैं। इनसे मर्डर के केसेस तक भी सॉल्व हो जाते हैं, जो झूठे मर्डर के केस और रेप के केस लगते हैं। तो आप तो फिर भी फैमिली मैटर्स से जूझ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोर्ट्स की जितने हायर लेवल पे आप जाएंगे, मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर वैल्यूज जो है वो मॉडरेट रहती हैं और वो हम्बल रहते हैं। वो चाहते हैं कि या तो मैटर सेटलमेंट पे चला जाए और या फिर ये मैटर उस आदमी के पक्ष में चला जाए जो कि सही है। तो आप तो सही होंगे क्योंकि आप मानते हैं अगर आप पे झूठा केस लगा है, पत्नी को एविडेंस नहीं दे रही है और उन लोगों को भी फंसा दिया है जो कि इस केस का हिस्सा हो ही नहीं सकते थे, और उस तरह के ऑफेंसेस लगा रही है जो हो ही नहीं सकते। 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। किस स्टेज में जा सकते हैं? देखिए, स्टेज कोई भी हो, आपका केस चल रहा है, 2-3 साल हो चुके हैं, या फिर आपकी एफआईआर लॉन्च हुई। अगर आपकी एफआईआर लॉन्च हुई है तब भी, और अगर आपका केस चल रहा है तब भी, किसी भी स्टेज पे जा सकते हैं, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं। तो इस बात के लिए पुख्ता रहिए। आपको हाई कोर्ट में फेयर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन लगानी और बाकायदा इस बात की डिमांड करनी है कि देखिए साहब, हमारा जो केस है वो इन तरीकों से गलत है, कानून की ये परिभाषाएं उसके अंदर पूरी नहीं हो रही। इस चीज के लिए आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा और वहां पर ये देखना पड़ेगा कि 498 की कंडीशनिंग क्या होती है। कुछ एक एग्जांपल्स में दे देता हूं, जैसे मेडिकल रिपोर्ट नहीं हुई, पत्नी ने डिले ऑफ एफआईआर का वहां पर कोई रीजनिंग नहीं दी, या फिर पत्नी किसी भी तरह से ये जस्टिफाई नहीं कर पा रही है कि उसके साथ जो भी क्रूरता हुई है वो कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। और भी ऐसे कई एलिमेंट्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू केस देखने पड़ते हैं। तो मैंने एक उदाहरण दिया, आपको जितने एविडेंसेस अपने पास है वो भी वहां कोर्ट में दिखाने चाहिए कि देखिए साहब, हमने एविडेंसेस भी दिए, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको कंसीडर नहीं किया। अगर इतने महत्वपूर्ण एविडेंसेस कंसीडर नहीं किए गए तो ऑब्वियस है हाईकोर्ट को कोई दिक्कत नहीं होगी, पहली या दूसरी सुनवाई पर ही आपका फेयर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर बाकायदा एसपी या डीएसपी लेवल पे कर दिया जाएगा। और अच्छी चीज ये होती है जब हाईकोर्ट से ऑर्डर होता है तो कभी भी
आप भी डिमांड कर सकते हैं कि उस आयोग को इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं रखा जाए, डीएसपी लेवल पे इसकी जांच हो और डीएसपी ही कोई नया या किसी और थाने से किसी आयोग को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में नियुक्त करके आपके केस में फिर इन्वेस्टिगेशन करवाए। ऐसे केसेस में बहुत रेयर ही चांसेस होते हैं कि दोबारा केस चल सकता है, वहीं एफआईआर लग जाती है, केस तो चलेगा ही, यानी केस खत्म होना पूरा मुनासिब हो जाता है। इसके अंदर क्वाशिंग भी इसके आगे छोटी बढ़ जाती है। आपके पास जस्टिफिकेशन पूरा होना चाहिए। दूसरा तरीका है डिस्चार्ज पिटीशन। आप बकायदा उसी एफआईआर या किसी भी स्टेज पर अपना केस लड़ रहे हैं, आप डायरेक्ट एक डिस्चार्ज पिटीशन पे जा सकते हैं। काफी लोग इसके लिए ये बात भी कहते हैं कि नहीं अब तो कोर्ट में केस आ चुका है, डिस्चार्ज पिटीशन नहीं डाल सकते। डिस्चार्ज का मतलब पहले समझ लीजिए कि चार्ज क्या होते हैं? आरोप पत्र जो होता है वो चार्जशीट होती है। जिस आधार पर आपके खिलाफ चार्जशीट बनाई जा रही है उन आधारों को आप चैलेंज कर सकते हैं कि मुझे कोर्ट ने नहीं सुना, मुझे पुलिस ने नहीं सुना, तो मैं इसलिए डिस्चार्ज पिटीशन डाल रहा हूं। यानी कि ये आरोप जो है बेबुनियाद है, इनको डिस्चार्ज किया जाए। यानी ये जिस तरह से इसको चार्ज करने में ये आरोप बकायदा दिख रहे हैं उस तरह से बकायदा यहाँ पे चीजें क्लियर हुई। अब यहाँ पर एक चैलेंज जो है आपकी पत्नी के लिए बहुत जबरदस्त हो रहा है, वो क्या हो सकता है? वो ये है कि आपकी पत्नी वहां पर आकर एविडेंस देने के लिए मजबूर होगी। आप एविडेंस के लिए बकायदा घोर हंगामा कर सकते हैं वहां पे कि एविडेंस नहीं है तब तक मैं इस केस को खत्म नहीं कर दूंगा। इससे फायदा क्या होगा कि फ्यूचर में ये डिस्चार्ज नहीं होना है, क्योंकि आपकी पत्नी तो लाचार हो जाएगी एविडेंस के बगैर। और जैसे ही ये डिस्चार्ज होता है आप अपनी पत्नी के खिलाफ जितने भी झूठे इल्जाम उसने लगाए हैं उनके आधारों पर 5 से लेकर 10 तक काउंटर केस कर सकते हैं। अब आपकी पत्नी आगे आगे भागेगी और आप पीछे पीछे। सुनने में आसान लगता है, करने में भी आसान है, बशर्ते कि आपको सही तरीके से कोई गाइड तो करे। जैसे आप मेरा वीडियो देखेंगे और जाकर किसी समझदार आदमी से बात करेंगे और उसने ज्यादा से ज्यादा समझदारी दिखा के कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये समझ लीजिए या तो उसे कानूनी जानकारी कम है या फिर वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आप देख लीजिए आप बेवकूफ हैं या आपके पास जानकारी कम है, ये आपको देखना पड़ेगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।